हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की आवश्यकता क्या होती है, विभिन्न प्रकार की सूचियाँ क्या होती हैं, उन सूचियों को तैयार कैसे किया जाएगा, इन सभी तथ्यों के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब सूची तैयार कर ली गई तो उस सामान को खरीदने के लिए यानी क्रय करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल्य सूची अगर जो सामान की सूची है वो तैयार हो गई तो विभिन्न स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, मूल्य सूची तैयार किया, नेट प्राइस लिस्ट तैयार की, उसके बाद में उसमें जो श्रमिकों का व्यय था, इन सभी चीज़ को जोड़ते हुए फाइनल में हम लोगों ने लिस्ट तैयार की। अब उस सामान को क्रय करने के लिए 4 प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला हम लोगों को गुजरना पड़ेगा मांग की प्रक्रिया से, मतलब रिक्वेस्टेशन से। सेकंड, भाव निमंत्रण। दूसरा स्टेप है भाव निमंत्रण, जिसको बोलते हैं कॉल ऑफ कोटेशन। कॉल ऑफ कोटेशन। थर्ड नंबर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मतलब तुलनात्मक विवरण। और फोर्थ एंड लास्ट प्रक्रिया है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर दे देना। तो ये 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है किसी भी संस्था को, जो भी संस्था है जहां पे सामान को क्रय किया जाना है। ठीक, सूची तैयार कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको इन 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपका सामान आपके यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो देखते हैं इसमें हम कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक, सबसे पहले है रिक्वेस्टेशन, मतलब आपका मांग। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम लोग ने सामान की सूची तैयार की, जो भी सूची, सीरियल नंबर, फिर मटेरियल का नेम विथ स्पेसिफिकेशन, फिर हम लोग क्या लेकर आए थे, हर एक दुकान से एक लिस्ट लेकर आए थे। ठीक, तो उन सभी को इकट्ठा करने के बाद, ठीक है, जो सूची तैयार की गई प्राइस लिस्ट को, वो आपकी भेज दी जाएगी कहाँ पर, स्टोर रूम में। हर एक संस्था का अपना स्टोर रूम बना होता है, ठीक है, भंडारण गृह, जहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर की जाती हैं। तो जो भी आपके पास लिस्ट थी सामान की, ठीक है, हम लोगों ने कहाँ भेज दी, स्टोर कर दी, स्टोर रूम में भेज दी। अब स्टोर रूम में जाने के बाद जो भी वहाँ का इंचार्ज होगा वो उस लिस्ट से चीज़ों का मिलान करेगा कि क्या वो चीज़ें हमारे पास स्टोर रूम में अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, उसी रेटिंग के साथ। ठीक, तो जब स्टोर के जो इंचार्ज हैं वो इस सूची का मिलान करेंगे और वो पूर्णतः तय कर लेंगे कि हाँ, जितनी भी चीज़ें इस सूची में मेंशन की गई हैं वो हमारे स्टोर रूम में नहीं हैं, तब उस सूची को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और हर एक संस्था में एक क्रय विभाग बनाया जाता है। क्रय विभाग, इसका काम ही होता है कि जो भी आवश्यक चीज़ें उस संस्थान में लग रही हैं उन सभी चीज़ों को क्रय करना। ठीक, और क्रय करने के लिए आपको बताया गया पहले कि मूल्य सूची, ये सब सूचियों का इकट्ठा करके तब कहीं जाकर सामान खरीदा जाएगा, ऐसे ही सामान नहीं खरीदा जाएगा। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सूची कितने प्रकार की होंगी, क्या होंगी, कैसे आप उसमें लागत को जोड़ोगे, कहाँ पे आकस्मिक व्यय कितना जोड़ना है, श्रमिकों का व्यय कितना जोड़ना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो स्टोर रूम में गई, वहाँ पे इंचार्ज ने देखा कि ये सब सामान नहीं है, कहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया, क्रय विभाग को फॉरवर्ड कर दिया गया। तो ये मांग की प्रक्रिया हो गई कि मांगा गया कि हमको इन सामान की आवश्यकता है। जो भी विभाग, जैसे मान लीजिए आपका कई संस्थान है, ठीक है, वेल्डिंग शॉप, जैसे आपके पॉलिटेक्निक में कई शॉप होते हैं, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, कारपेंट्री शॉप। तो कारपेंट्री शॉप में क्या हुआ, वहां पे कुछ सामानों की आवश्यकता थी, उन्होंने लिस्ट बनाई और फॉरवर्ड कर दिया। तो फॉरवर्ड कहाँ जाएगा, स्टोर रूम के पास, वहां पे है कि नहीं है। अगर वहां पे नहीं है तो संबंधित क्रय विभाग को चला जाएगा कि हमको इतने सामानों की आवश्यकता है, आप उसको परचेज करके हमको दीजिए। ठीक, तो क्रय विभाग का अब काम यहां से स्टार्ट होता है। वो क्या करेगा, कॉल ऑफ कोटेशन, मतलब भाव निमंत्रण पत्र जारी करेगा। भाव निमंत्रण पत्र का मतलब हम लोगों ने पढ़ा होगा टेंडर।
टेंडर जारी किया जाता है, ठीक है, निविदा, टेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, निविदा, निविदा जारी की जाती है, ठीक। अभी जो टेंडर है ये भी कई प्रकार के होते हैं। टेंडर का मतलब ये है कि हमें जिन सामानों की आवश्यकता है उसकी खरीदारी करने के लिए पब्लिक सेक्टर में या फिर किसी लिमिटेड जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास हमको एक पत्र भेजना कि हमें इतने इतने सामान की आवश्यकता है, आप अपने मूल्य के साथ और जितना हमारा मटेरियल है उसी स्पेसिफिकेशन के साथ जो भी रेट है उसको आप वहां से अपने यहाँ से भेजिए, ठीक है। तो टेंडर अगर क्लासिफाई किया जाए तो टेंडर को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, ठीक, अलग अलग प्रकार से टेंडर 3 भाग में होंगे। एक तो आपका होगा पब्लिक टेंडर, ठीक, दूसरा होगा हम लोग का लिमिटेड टेंडर और थर्ड नंबर पे आएगा हम लोग को शॉर्ट टाइम टेंडर या शॉर्ट टेंडर, ठीक। यूपीसीएल में क्वेश्चन आ गया था कि टेंडर क्या होते हैं, तो टेंडर का मतलब क्या है, सामानों की खरीदारी के लिए हमें क्या करना, भाव निमंत्रण जारी करना, कॉल ऑफ कोटेशन को जारी करना ही क्या कहलाता है, निविदा निकालना या फिर टेंडर कहलाता है। आए दिन आप पेपर में देखते होंगे निकलता है कि हाँ इस कार्य का संपादन करने के लिए, या सिविल वालों में होता है कि इतने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण करने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, ठीक है। ऐसे पोल करवाना हो या कोई भी काम करवाना होता है तो जितने भी संस्थान होते हैं यानी वहां के कौन से, क्रय विभाग, तो टेंडर कौन जारी करता है, क्रय विभाग जारी करता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दैनिक पत्रों, मतलब जो आपके ये समाचार पत्र आते हैं, दैनिक पत्रों में निकाला गया कॉल ऑफ कोटेशन क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो दैनिक पत्रों में निकाला जाएगा इसका मतलब क्या है, वो हर एक पब्लिक के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र ऐसा तो है नहीं कोई विशेष पढ़ता हो, पब्लिक पूरी पढ़ती है। तो जो दैनिक पत्रों में टेंडर निकाले जाते हैं या फिर कॉल ऑफ कोटेशन निकाले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक टेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पब्लिक टेंडर बोलते हैं, ठीक है। फिर टेंडर देखिए वही 3 प्रकार से है ना, यही चीज हुआ, जो दैनिक समाचार पत्रों में निकाले जाते हैं टेंडर वो कहलाता है पब्लिक टेंडर। जो हमको मालूम है कि हमने पिछला रिकॉर्ड देखा कितनी कितनी चीज की हमने मंगाया था, तो उसमें हमने देखा कि 8-10 हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऐसे सप्लायर हैं जहां से हम सामान बार बार खरीदते हैं। तो किसी पर्टिकुलर 8 से 10 पर्टिकुलर दुकानदारों के पास या कंपनी के पास टेंडर को भेजना, तो वो क्या कहलाता है आपका, लिमिटेड टेंडर, मतलब सीमित जगह पर ही टेंडर को भेजा गया तो वो क्या कहलाएगा, लिमिटेड टेंडर कहलाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट पढ़ते हैं शॉर्ट टेंडर। जैसे होता क्या है, हमको जो भी सामान क्रय करना होता है वो एक लिमिटेड टाइम में करना है, मतलब बहुत कम समय में ही हमको उस सामान को वहां से खरीदकर अपने विभाग तक लेकर आना है, क्योंकि हमको उसकी क्या है, आवश्यकता है। तो ऐसे टेंडर को जो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए निकाले जाते हैं, सीमित समय के लिए निकाले जाते हैं, वो कहलाते हैं हम लोग के शॉर्ट टेंडर। देखते हैं कभी कभी आता है कि आज की डेट से लेकर 2 दिन बाद ही टेंडर क्लोज का डेट आ जाती है कि आपको 2 दिन में ही अपना फॉर्म सबमिट करना है, टेंडर फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है, ठीक है। देखिए इन सभी के प्रारूप होते हैं, मांग पत्र के, भाव निमंत्रण पत्र के, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के और परचेजिंग ऑर्डर के, इन सभी के अपने प्रारूप होते हैं। उसी प्रारूप में आपको लिखकर सेंड करना होता है। तो ये आपको जो लेटर है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में ड्राइव पे आपको लिंक दी गई है, वहां से आप क्लिक करके पूरा आपको ये इमेज मिल जाएगी, लेटर कैसे कैसे लिखा जाता है, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्या है। तो ये जो आपका लिमिटेड टेंडर है ये किसी पर्टिकुलर जगह पर भेजना वो लिमिटेड टेंडर की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जबकि बहुत ही कम समय के लिए निकाली गई जो निविदा होती है, टेंडर होता है, वो क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म टेंडर कहलाता है, ठीक है। तो टेंडर 3 प्रकार के होते हैं। आपकी पीसीएल में आया था क्वेश्चन कि समाचार पत्रों में निकाले जाने वाले कॉल ऑफ कोटेशन को क्या कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, पब्लिक टेंडर कहा जाता है, ठीक है। तो कॉल ऑफ कोटेशन में जो क्रय विभाग था उसने क्या किया, टेंडर को निकाल दिया, और टेंडर में बकायदा डेट लिखी होती है कि आपको इतने समय के अंदर ही हमको क्या करना है, सामान को देना होगा, ठीक है। अब अलग अलग कंपनियां क्या करती हैं, टेंडर भरती हैं, अलग अलग कंपनियां अपनी टेंडर भरती है। ऐसे भी देखा होगा आईपीएल के लिए बिड लगी थी, ठीक है। तो टेंडर पास हुए, टेंडर भरा कंपनियों ने, अब उसमें से कंपनी को जो सबसे अच्छा लगेगा अपने मानकों के अनुरूप, जो इस क्रय विभाग ने यहां लिस्ट जो बनी थी उसी लिस्ट के अनुरूप जो भी आपका उतने ही चीजों को सस्ते दाम में पहुंचाने का कार्य करेगा, ठीक है। और वही स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे सस्ता देख के चाहे जहां से मंगा लिए, नहीं, उसी मानक के अनुरूप
क्रय विभाग को जो सही लगेगा वो टेंडर क्या करेगा, वो स्वीकृत कर लेगा। तो जो टेंडर पास किया गया है उसको कई लोग भरेंगे, तो इसीलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट यानी तुलनात्मक विवरण की भी प्रक्रिया की जाती है। तुलनात्मक विवरण में क्या किया जाता है, जो भी अलग अलग टेंडर आए हुए हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, उसको मिलान किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है कि कौन सा हमारे मानकों के अनुरूप सामान को दे रहा है और मिनिमम डिलीवरी चार्ज के साथ। ठीक है, तो ऐसे चीज को क्रय विभाग अपनी सूझबूझ के अनुसार, जिससे उस फर्म का जो भी कंपनी है जहां से ये टेंडर निकाला गया है उसको नुकसान ना हो, ठीक, तो निविदा को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसमें भी कुछ T&C होते हैं। ठीक है, इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, कभी कभी होता क्या है कि टेंडर, जैसे मान लीजिए टेंडर आपका पास हो गया, ठीक है, कोई कंपनी थी X, उसको टेंडर मिल गया है। अब ये कंपनी X को टेंडर दे दिया, अब पता चला कि वो काम करने से बाद में मना कर दे रही है, या फिर आपने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हमको सामान चाहिए, वो उससे ज्यादा विलंब कर रही है। तो ऐसे केस में जो ये क्रय विभाग होता है वो अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये चीज लिख देता है कि हमको, या टेंडर में ही लिख देता है, कहीं पर भी टेंडर में ही लिख देगा कि आप जो टेंडर अपना भेज रहे हो भरकर हमारे पास, उसमें आपको कुछ भी मनी, ठीक है, 2000 रुपए या कितने भी पैसे, जितना टेंडर है उसके अनुरूप होता है वो, ठीक, कुछ पैसे का बयाना, जिसको बयाना बोलते हैं, ठीक है, एडवांस मनी, वो बयाना आपसे ले लेती है। ठीक, खरीदना हमको है, क्रय विभाग को खरीदना है, लेकिन पैसा कौन देगा, जो कंपनियां, जो दुकानदार टेंडर को भर रहा होता है। सिंपल शब्दों में समझिए, जो दुकानदार आपके टेंडर भर रहा है कि हमको दीजिए, हम आपका सामान आपके यहाँ पहुंचाएंगे, तो उसी दुकानदार को ही कुछ एडवांस पैसे देने होते हैं। ये केवल और केवल विश्वास के लिए होता है कि हाँ, अगर इसने भेजा है तो अब ये क्या करेगा, पैसा भी भेज रहा है, सामान भी भेज रहा है, तो जब इसका मतलब है कि ये अपना विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक प्रकार से प्रक्रिया की जाती है। तो जरूरी नहीं कि सब में की जाए, हाँ, लेकिन आपका जितने भी सरकारी विभाग होते हैं वो आपका एडवांस मनी ले ही लेते हैं कि हमको इतने रुपए चाहिए, तब हम आपके टेंडर को स्वीकार करेंगे। और अगर आप देखिए कंडीशन, देखिए, अगर वो उतने दिए गए समय में सामान को नहीं पहुंचाते हैं तो उनका टेंडर रद्द कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो ये एडवांस मनी दी गई थी इसको भी वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सब चीजें उसमें लिखी होती हैं कि आपको जो भी बयाना आप दे रहे हो, अगर आप उतने समय में, या जो हमारा स्पेसिफिकेशन था मटेरियल का, जिस कंपनी का हमने मांगा था, अगर उन सब चीजों से आपने समझौता किया तो हम आपके टेंडर को रद्द कर देंगे। साथ ही साथ आपने जो बयाना दिया है वो भी उसी में कट कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो ठीक तरीके से सामान की डिलीवरी कर देता है तो ये जो आपके एडवांस मनी है वो उस कंपनी को वापस कर दी जाती है। ठीक, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब लास्ट स्टेप आता है परचेज ऑर्डर का, यानी क्रय पत्र का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय पत्र। इसका भी एक अपना प्रारूप होता है। ये सारे आपको भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप जाके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब कई निविदाएं आई थी, 8-10 निविदा आई थी, उसमें से 5-6 सेलेक्ट हुई, अब कंपैरिजन किया गया और आपका लास्ट में, भाई सबके जगह सामान तो मंगाओ नहीं, सामान एक ही जगह से मंगाना है आपको, तो जो आपने फाइनल सेलेक्ट किया होगा, ठीक, जो हम लोगों ने फाइनल सेलेक्ट किया होगा क्रय विभाग ने, वो उसके लिए एक लेटर लिख के दे देगा, लेटर जारी करेगा कि हाँ ठीक है, हमें आपका सामान चाहिए। और उसमें भी, क्रय पत्र में भी टर्म एंड कंडीशन विभाग का रहता है। कौन से विभाग का, क्रय विभाग का ही रहता है। ठीक, देखिए, दुकानदार को जो T&C देना होगा कि हम भाई आपसे इतने % चार्ज लेंगे, वो सब वो अपने निविदा में टेंडर जो फॉर्म सबमिट करेगा उसमें वो मेंशन कर देगा। अब जो क्रय विभाग है उसको अगर ठीक लगेगा तब वो टेंडर को एक्सेप्ट करेगा और बकायदा परचेज ऑर्डर भेजेगा। ठीक, परचेज ऑर्डर में वही लिखा होगा कि हमें आपका सामान चाहिए, इतने इतने दिन के अंदर आपको सामान यहाँ पर पहुंचाना है। ठीक, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। स्टेप क्या है, 4 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले जो लिस्ट बनाई गई कहाँ भेजेंगे, स्टोर के पास भेजेंगे, स्टोर इंचार्ज उसका मिलान करेगा। अगर वो चीजें हमारे स्टोर रूम में मौजूद नहीं हैं तब वो कहाँ भेजी जाएगी, क्रय विभाग को भेजी जाएगी। क्रय विभाग क्या करेगा, उसको
आगे कॉल ऑफ कोटेशन, टेंडर के माध्यम से उसकी निविदा निकाल देगा। निविदा 3 प्रकार की होती है, ठीक, पब्लिक, लिमिटेड और शॉर्ट टर्म टेंडर। टेंडर पास होने के बाद अलग अलग कंपनी टेंडर फॉर्म को सबमिट करेंगी, तब उनका क्या किया जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट उनका चेक किया जाएगा। जिसका कंपनी का सही लगेगा, क्रय विभाग उसको अनुमति दे देगा क्रय करने के लिए, यानी वहां से क्रय किया जाएगा, जिसके लिए वो क्या करता है, क्रय पत्र प्रदान करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। अब देखिए, जो ये परचेजिंग ऑर्डर है या परचेज ऑर्डर है, क्रय पत्र है, इसकी 6 प्रतियां होती हैं। कितनी कॉपीज होती है, 6 कॉपीज। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि क्रय पत्र की कितनी प्रतियां होती हैं, तो 6 प्रतियां रखी जाती हैं। ठीक, अब ये क्यों रखी जाएंगी, देखिए, 2 प्रति भेज दी जाएगी उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जहां से आपको सामान लेना है, दुकानदार के पास, वितरक के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। 1 प्रति यानी 1 कॉपी क्रय विभाग खुद अपने पास रखेगा, 1 कॉपी आपके क्रय विभाग के पास होगी। ठीक, 1 कॉपी आपकी चली जाएगी अकाउंटेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, लेखाकार के पास। 1 कॉपी आपकी चली जाएगी कहाँ पे, सामान कहाँ आता है, स्टोर रूम में आता है, तो 1 कॉपी आपके स्टोर के पास चली जाएगी। कितना हुआ, 2 3 4 5, और 1 कॉपी जो बच रही है ये चली जाएगी उस विभाग के पास जिस विभाग ने सामानों की सूची क्रय विभाग को सौंपी थी, मतलब संबंधित विभाग के पास। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ना, कारपेंट्री शॉप, तो कारपेंट्री शॉप को 1 कॉपी चली जाएगी। ठीक, 6 कॉपियां किसकी, परचेजिंग ऑर्डर की 6 कॉपियां, 2 चली जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 1 रहेगी आपके क्रय विभाग के पास, क्योंकि उसके पास भी प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई हमने इतने इतने चीजों को कहा है। ठीक, तो जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई है, ठीक, इसमें से 1 वो अपने पास रखेगा और दूसरे वाले पर साइन करके दे देगा कि हाँ हमको आपका ये सूचना मिल गई है, हम दिए गए समय के अंदर संबंधित जो भी नियम है, टर्म एंड कंडीशन है, उसके साथ आपका सामान उस संबंधित डेट से अंदर या उस डेट तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, फिर से 1 कॉपी को क्रय विभाग के पास भेज देता है। तो क्रय विभाग क्या करेगा, फिर से मिलान करेगा कि हाँ जो हमने भेजा था वही है या फिर दूसरा उठा के उसने भेज दिया है। ठीक, तो ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे, जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर गांव में कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है, ठीक है, एक तो पहली बार बोल ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं जलता, जो बार बार ट्रांसफार्मर जलना बोलते हैं वो फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जलने का मतलब पूरा ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो आप देखते होंगे कि बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है उसको आपका लेने में। ठीक है, क्योंकि उसको इतने चरणों से गुजरना होता है। ठीक है, हाँ, अब ये हो सकता है कि स्टोर रूम में वो अवेलेबल हो, तो स्टोर रूम से भी निकालने के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं, जेई, एक्सीएन, एसडीओ, इन सब के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एक ट्रांसफार्मर लग पाता है, इसीलिए आपका डिले हो जाता है। हमारी प्रक्रिया ही ऐसी है कि डिले हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक सामान खरीदना, उसके लिए क्या है, इतने प्रोसेस हैं, और उसके भी देखिए ऑर्डर जो हमने कर दिया, ऐसा नहीं कि बस ऑनलाइन मंगा लिए, ऑर्डर कर दिया तुरंत पहुंच जाएगा, नहीं, उसके लिए भी क्या है, 6 कॉपीज होंगी, कहां कहां जाएंगी वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्रियाएं थी। इतनी प्रक्रियाओं के संपन्न होने के बाद कोई भी जो आपकी सरकारी संस्था है या बड़े बड़े कंपनियां हैं, वहां पे आपका कोई भी सामान परचेज किया जाता है। ठीक, तो आई होप ये आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने अपने 2 वीडियो में कंप्लीट किया कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या है और कैसे हम किसी सामान को परचेज करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ये पूरी प्रक्रिया ही लिखने के लिए आ जाती है कि क्रय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, कितने चरणों में पूर्ण की जाती है। ठीक है, या कभी कभी परचेज ऑर्डर के बारे में पूछ लेता है कि परचेज ऑर्डर बना के दिखाइए, आप कैसे बनाएंगे। टेंडर बताइए कि पब्लिक टेंडर क्या होता है, उसमें अंतर स्पष्ट करिए, और पब्लिक टेंडर के बारे में आप टेंडर बना के दीजिए किसी कार्य को करने के लिए। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये क्या क्या कैसे कैसे लिखा जाता है, सिंपल ही आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अर्थिंग क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, और अर्थिंग 100% है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो वो भी हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।